अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल से मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की अपील को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। ये पूरी कंट्रोवर्सी पिछले काफ़ी अरसे से चल रही है। बिलाखिर ये कंट्रोवर्सी है क्या? इसकी इतनी अहमियत क्यों है? क्या ये सिर्फ इतना ही है कि इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है ट्रिब्यूनल्स बनाने का और वो लाहौर हाई कोर्ट नहीं बना सकता, या इसके पीछे छुपी कहानी कुछ और है? इससे मुतालिक बात करते हैं इस व्लॉग में, और साथ ही बात ये भी करेंगे कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस मुकदमे में भी इलेक्शन कमीशन के ही मौक़िफ़ की पज़ीराई की और उन्हीं के मौक़िफ़ की तायद की, तो फिर इलेक्शन कमीशन का जो किरदार था इंतखाबात में, यानी 8 फरवरी 2024 को जो कुछ हुआ, उससे मुतालिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का भी इलेक्शन कमीशन के पीछे खड़े होना वाज़े हो जाएगा। हुआ कुछ इस तरह कि इलेक्शन कमीशन ने जैसे इंतखाबात के फ़ौरन बाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल तश्कील देने के लिए एक मामला था, जो कि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस समेत तमाम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखा गया कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल के लिए आप जजेस के नाम हमें बता दीजिए और हम वो ट्रिब्यूनल्स बना देंगे। लाहौर हाई कोर्ट में लाहौर हाई कोर्ट से इनिशियली पहले 2 ट्रिब्यूनल्स बनाए गए, जबकि लाहौर हाई कोर्ट ने मज़ीद 6 ट्रिब्यूनल्स बनाने के लिए ये मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सपुर्द किया और उन्हें बताया कि 6 मज़ीद ट्रिब्यूनल्स भी बनाए। अब इस्लामाबाद की हद तक एक ट्रिब्यूनल तो बनता है, क्योंकि इस्लामाबाद में 3 हलके हैं, लेकिन जहाँ पर 200 के करीब हलके हैं पंजाब में, वहाँ पर ट्रिब्यूनल ज़्यादा दरकार थे। तो ज़्यादा ट्रिब्यूनल्स बनाए गए पंजाब के अंदर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद खान की जानिब से, और वो तमाम तर हाजिर सर्विस जजेस थे। पहले ट्रिब्यूनल्स के मामले पर इलेक्शन कमीशन ने ये लिखा कि आप हमें ज़्यादा नाम तजवीज़ कर दें, एक पैनल तजवीज़ कर दें, और फिर उन पैनल में से इलेक्शन कमीशन टेक्निकली चूज़ कर लेता कि कौन कौन से जजेस के नाम जो है वो उन्होंने ट्रिब्यूनल्स के लिए हतमी तौर पर फाइनल करने हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने नाम दिए पहले 2 और फिर 6 जजेस के, जो कि लाहौर हाई कोर्ट के हाजिर सर्विस जजेस थे, और उन्होंने बैठकर इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में 180 दिन के अंदर, यानी इंतखाबात से 180 दिन के अंदर ये तय करना था इलेक्शन के तनाज़ात को कि कहीं कोई धांधली हुई, नहीं हुई, कोई हल्का खुलने की ज़रूरत है, रिकाउंटिंग में जाना है, फॉर्म 45, फॉर्म 47 के तमाम तर तनाज़ात इन इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स ने देखने थे। खैर, ये मामला सलमान अकरम राजा ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल ज़्यादा इजाफी इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स बनाने के मामले को और इलेक्शन कमीशन का उसको नोटिफाई ना करने के मामले को चैलेंज किया लाहौर हाई कोर्ट में। सलमान अकरम राजा बनाम इलेक्शन कमीशन की इस दरख्वास्त के ऊपर लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस शाहिद करीम ने फैसला दिया, और उन्होंने अपने फैसले के अंदर ये लिखा कि इलेक्शन कमीशन जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट है, वो उनके जो इजाफी 6 नाम ट्रिब्यूनल्स के लिए दिए गए हैं, उस पर इलाके डेजिग्नेट कर दे। होता ये है कि जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल बनता है, उस इलेक्शन ट्रिब्यूनल का एक एरिया डेजिग्नेट होता है, यानी उसकी एक जुरिस्डिक्शन, एक दायरा इख्तियार बनाया जाता है कि इन शहरों पर ये ट्रिब्यूनल बैठकर फैसला करेगा। तो उस ट्रिब्यूनल की के जो तश्कील होती है, उसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल सेक्शन 140 जो है इलेक्शन एक्ट का, उसके तहत चीफ जस्टिस जो होते हैं सूबाई, उनको लिखते हैं। फिर वो चीफ जस्टिस कुछ जजेस के नाम तजवीज़ करते हैं जो उनके हाजिर सर्विस जजेस होते हैं। उस पर इलेक्शन कमीशन चीफ जस्टिस के नॉमिनेटेड जो जजेस होते हैं उनको एक एरिया डेजिग्नेट कर देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर एक जज है तो उसके अंडर लाहौर आएगा, फैसलाबाद आएगा, सियालकोट आएगा। फिर एक और जज है तो उसके पास जनूबी पंजाब की, जैसे मुल्तान है, मुजफ्फरगढ़ वगैरह है, उनके इलाके आएंगे। तो इस तरीके से ट्रिब्यूनल्स को एरियाज डेजिग्नेट होते हैं, और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने करने होते हैं। इलेक्शन कमीशन ने 2 ट्रिब्यूनल्स जो कि इनिशियली बने थे लाहौर से, उन पर तो जजेस को एरियाज डेजिग्नेट कर दिए, लेकिन जो इजाफी 6 बने थे उन पर एरियाज डेजिग्नेट नहीं किए। उल्टा हुआ ये कि लाहौर हाई कोर्ट के जज, जो सिंगल जज है जिनके सामने सलमान अकरम राजा की पिटिशन गई थी, उन्होंने ये ऑर्डर किया कि अगर इलेक्शन कमीशन ये एरियाज डेजिग्नेट नहीं करता, ये इलाके मुतय्यन नहीं करता उन इजाफी 6 ट्रिब्यूनल्स पर, तो फिर लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास इख्तियार है कि वो इलेक्शन कमीशन के एरियाज डेजिग्नेट ना करने पर खुद नोटिफाई कर दें। हुआ ये कि सिंगल जज के फैसले पर अमल करते हुए इलेक्शन कमीशन ने तो ये मामला नहीं टेकअप किया, बल्कि खुली खिलाफ वर्जी की लाहौर हाई कोर्ट के जज के फैसले पर। तो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद खान ने अपने हाई कोर्ट के फैसले पर अमल करते हुए इजाफी 6 ट्रिब्यूनल्स को भी एरियाज डेजिग्नेट कर दिए। उस एक फैसले के खिलाफ, यानी उस नोटिफिकेशन के खिलाफ, इलेक्शन कमीशन ने पहले कल इजलास किया। उस इजलास में ये तय हुआ कि ये जो इजाफी ट्रिब्यूनल्स हैं,
इनके सामने इलेक्शन कमीशन पेश नहीं होगा बतौर इदारा, और जाहिर है जब इलेक्शन कमीशन ही पेश नहीं होगा ट्रिब्यूनल्स में तो इंतखाबी मामलात को ट्रिब्यूनल्स आगे लेकर नहीं चल सकते। फिर इलेक्शन कमीशन ने काफ़ी उम्मीद के साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपील दायर की है लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ। अगर हम इसको सिर्फ टेक्निकली देखें तो ये मामला इतना है कि लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अभी सिंगल जज का फैसला है, वहां पर इंटर कोर्ट अपील का ऑप्शन मौजूद था तो मामले को वहां जाना चाहिए था, लेकिन इलेक्शन कमीशन को शायद सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद कुछ ज्यादा है और इलेक्शन कमीशन ने इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन की अपील पर 20 जून 2024 यानी ईद की छुट्टियां खत्म होने के फौरी बाद 2 रुकनी बेंच के सामने ये मामला फिक्स कर दिया है। चीफ जस्टिस कादी फैजीसा और जस्टिस नईम अख्तर अफगान पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच जुमेरात को यानी 20 जून को इस केस की समाअत करेगा। आखिर क्या अर्जेंसी थी इस केस को फौरी तौर पर मुकर्रर करने की? पहले तो ये कि ये हाई कोर्ट के लेवल पर ही अभी होना चाहिए था, हाई कोर्ट में डिवीजन बेंच ने इस केस को सुनना था, फिर सुप्रीम कोर्ट में आनी थी। लेकिन चले इलेक्शन कमीशन को अगर लगता है कि ये मामला अर्जेंसी का है और हाई कोर्ट इस पर कोई एक फैसला नहीं कर पा रही है तो इसको सुप्रीम कोर्ट को लेना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट के पास भी ये इख्तियार है कि जो ट्रिब्यूनल्स के मामलात पर तमाम तर पेंडिंग केसेस हैं उनका रिकॉर्ड अपने पास मंगवा सकती है। तो ट्रिब्यूनल्स के मामले पर एक केस वो है जो कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक के सामने पेंडिंग है। वहाँ पर सेक्शन 151 जिसके के तहत हुकूमत एक ऑर्डिनेंस भी लेकर आई है कि अब रिटायर्ड जजेस भी ट्रिब्यूनल्स का हिस्सा हो सकेंगे। तो वो ऑर्डिनेंस भी ज़ेर चैलेंज है लाहौर हाई कोर्ट में भी, और ज़ेर समाअत है लाहौर हाई कोर्ट में भी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी। तो अभी इस केस को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आने से पेंडिंग जो केसेस हैं लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो मुतासर होने का भी खदशा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस कादी फैजीसा ने इस मामले को शायद अर्जेंसी की बुनियाद पर अपने सामने मुकर्रर किया है, लेकिन इससे पहले चीफ जस्टिस कादी फैजीसा ने चाहे वो बल्ले के इंतखाबी निशान से मुतालिक इंटर पार्टी इलेक्शंस का केस था पीटीआई का, उसको भी फौरी तौर पर फिक्स किया, या उससे पहले रिटर्निंग अफसरान जुडिशरी से लेने से मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट का के सामने जो एक पेंडिंग केस था उसमें ब्यूरोक्रेसी से आरोज लेने का मामला का जो ऑर्डर था या इलेक्शन कमीशन की डिसीजन थी, नोटिफिकेशन को सस्पेंड किया था लाहौर हाई कोर्ट ने, वो इंटरिम ऑर्डर भी यहाँ पर चैलेंज हुआ था। लेकिन इंटरिम ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट आना इलेक्शन कमीशन का एक और मामला था, तब इंतखाबी शेड्यूल जारी होना था, 15 दिसंबर 2023 की बात है। लेकिन उसके बाद फिर इंटर पार्टी इलेक्शंस से मुतालिक केस भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आया, तब भी जल्दी थी क्योंकि सिंबल्स एलोकेट होने थे, बैलेट पेपर्स छपना थे। अब दोबारा इलेक्शन कमीशन को जल्दी पड़ी है तो उसने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू किया है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को अब तक सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस कादी फैजीसा के बेंच से रिलीफ ही मिला है और अब भी उनको यही उम्मीद होगी कि उनको रिलीफ मिलेगा। लेकिन अगर टेक्निकली चीफ जस्टिस कादी फैजीसा देखें तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के मामले पर हाई कोर्ट के फैसलों में कोई कबाहत नहीं है, और अगर हाई कोर्ट के फैसलों में कोई कबाहत है भी तो हाई कोर्ट में ही इंट्रा कोर्ट अपील का भी ऑप्शन इलेक्शन कमीशन के सामने मौजूद था। अगर इस वक्त जो इंतखाबी धांधली है उसके मामले पर ट्रिब्यूनल के तश्कील को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान टेकअप करके वंस फॉर ऑल डिसाइड कर भी देती है तो उस डिसीजन के लिए भी कुछ आईनी या कानूनी शिकों की इंटरप्रिटेशन दरकार होगी, और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत 2 रुकनी बेंच तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला कर नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट में भी कम से कम 5 रुकनी बेंच बनना चाहिए, और चीफ जस्टिस कादी फैजीसा ने ये कोई टेक्निकल मिस्टेक तो इस टाइम पर नहीं की, जाहिर है कि मामले की अर्जेंसी को देखते हुए ही इसको फिक्स किया है। तो अगर ये मामला लार्जर बेंच के सामने जाने वाला है और सुप्रीम कोर्ट का 2 रुकनी बेंच इस मामले को अभी नहीं देख सकता तो फिर क्या ये मजीद लटकेगा नहीं? ट्रिब्यूनल्स ने 180 दिन के अंदर इंतखाबात के बाद फैसला करना होता है इंतखाबी तमाम तर जो तनाज़ात हैं उनके ऊपर। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को अपने पास लेकर या तो इसको वंस फॉर ऑल तय करना है कि आया ये चीफ जस्टिस जो होते हैं सूबाई यानी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, उनका इख्तियार है ट्रिब्यूनल्स के जजेस को तैनात करना या सिर्फ मशवरे तक का इख्तियार है, और अगर सिर्फ मशवरे तक का भी इख्तियार है तो क्या उस इख्तियार को क्या इलेक्शन कमीशन ने इंटरटेन नहीं करना, या इलेक्शन कमीशन ने अपनी मर्जी चलानी है ट्रिब्यूनल्स के मामले पर भी? क्योंकि एक तो आम इंतखाबात 2024 जो पाकिस्तान में हुए उनके बाद फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के तनाज़ात खुले। इस्लामाबाद में जो बनाया गया ट्रिब्यूनल था जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का, उस मामले पर जो नून लीगी एमएनएज हैं उन्होंने इलेक्शन कमीशन से रुजू किया और इलेक्शन कमीशन ने उनको भी रिलीफ दिया ये कहकर कि क्योंकि जो जज है उनके सामने मेंटेनेबल नहीं है पीटीआई की दरख्वास्तें, तो इसलिए वो दूसरे ट्रिब्यूनल के सामने, एक रिटायर्ड जज के ट्रिब्यूनल के सामने यानी शकूर पराचर साहब के सामने
मुकर्रर कर दी दरख्वास्तें इस्लामाबाद के तीनों हलकों की, उस मामले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पेंडिंग रखा। लाहौर हाई कोर्ट में ट्रिब्यूनल्स की तश्कील का मामला अब तक तय नहीं हो पाया। तो अगर सुप्रीम कोर्ट इस तनाज़े को हल भी करने जा रही है, तो क्या कबाहत है उन ट्रिब्यूनल्स में जो ऑलरेडी बने हुए हैं और उनके अलावा इजाफी ट्रिब्यूनल्स बनने हैं? और उसके अलावा क्या अब चीफ जस्टिस काजी फईद ईसा इलेक्शन कमीशन से उसके कंडक्ट पर कोई सवाल करेंगे? क्या वो ये पूछेंगे कि आप हर लिटिगेशन को, हर चीज़ को, इंतखाबात में धांधली के मामलात में अगर कोई तहकीकात हो रही है तो उस मामले को क्यों अदालतों में लेकर जा रहे हैं, और अगर अदालतें कोई अहकामात जारी कर रही हैं तो क्यों कर इलेक्शन कमीशन उन पर कोई अमल दरामद नहीं कर रहा? या फिर चीफ जस्टिस काजी फईद ईसा अपने माजी की लेगेसी को बरकरार रखते हुए इलेक्शन कमीशन को रिलीफ ही देंगे? और शायद यही वजह है कि चीफ जस्टिस काजी फईद ईसा की अब तक की लेगेसी को देखते हुए इलेक्शन कमीशन दौड़ा दौड़ा सुप्रीम कोर्ट आया है कि हमें अब ट्रिब्यूनल्स के मामले पर भी सुप्रीम कोर्ट रिलीफ दे दे। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस एक मामले पर इलेक्शन कमीशन का साथ देती है तो फिर इस तासुर को तकवीयत मिलेगी कि अब तक के इंतखाबात के अंदर होने वाले जो कुछ भी कंडक्ट था इलेक्शन कमीशन का और साथ ही इदारों का, उसमें सुप्रीम कोर्ट भी बराबर की शरीक थी। और अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस मामले में इलेक्शन कमीशन को थोड़ा सा करेक्ट करने की कोशिश करती है तो फिर यही होगा कि सुप्रीम कोर्ट का एक किरदार बरकरार रहेगा इस मामले में कि वो इंतखाबात की धांधली में साथ नहीं थे, बल्कि अब जो पूरी सिचुएशन बन गई है उसमें सुप्रीम कोर्ट फेयर किरदार अदा करी है। हमने देखा है कि माजी में, यानी माजी करीब में, सुप्रीम कोर्ट के कई जजेस ने इलेक्शन कमीशन के इख्तियार और उनके किरदार पर सवालात उठाए हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मनल्ला, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस आयशा मलिक अभी हाल ही में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस में इलेक्शन कमीशन के किरदार के ऊपर सवालात उठाते हमें नजर आए हैं। लेकिन चीफ जस्टिस काजी फईद ईसा ने अब तक जितने भी केसेस उनके सामने मुकर्रर हुए हैं उसमें इलेक्शन कमीशन को बतौर आईनी इदारा मजीद एम्पावर करने के लिए उनका साथ दिया है। लेकिन अब वक्त आ गया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इलेक्शन कमीशन की गलतियों की निशानदेही भी करनी है। ट्रिब्यूनल्स के मामले पे जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनके अख्तियार को नज़रअंदाज भी नहीं करना, और फिर इलेक्शन कमीशन से ये सवाल भी करना है कि आपको आखिर क्या मसला है। अगर कोई ट्रिब्यूनल्स बन ही गए हैं तो उस मामले पर भी तनाज़ा खड़ा करने की आपको, क्या हाई कोर्ट के जजेस पर एतमाद नहीं है, क्या रिटायर्ड जजेस पर एतमाद है, और फिर क्या अब चीफ जस्टिस काजी फईद ईसा जो ऑर्डिनेंसेस के मामले पर हमें माजी में बहुत नाकिद दिखाई दिए, क्या वो इलेक्शन कमीशन से या हुकूमत को तलब करके ये पूछेंगे कि आपको क्या आखिर ऐसी जल्दी पड़ी थी कि आपने ऑर्डिनेंस लाया जिसके तहत अब रिटायर्ड जजेस ट्रिब्यूनल्स का हिस्सा होंगे? क्या हाजिर सर्विस जजेस से उम्मीद ख़त्म हो गई है? और फिर क्या इस तनाज़े को हल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इंसाफ के तमाम तर असूलों को मद्देनज़र रखेगी और ये भी तय करेगी कि ट्रिब्यूनल्स के लिए जो इलेक्शन कमीशन का किरदार है वो इसलिए नहीं है कि वो धांधली को छुपाना चाहते हैं, बल्कि वो कोई असूली मौक़िफ़ है या वो इलेक्शन एक्ट के तहत चलना चाहते हैं? और फिर जो अभी तक लाहौर हाई कोर्ट में हुआ, यानी हमने देखा कि मलिक शहजाद अहमद खान ने किस तरीके से एग्जेक्टिव को ट्रिब्यूनल्स के मामले में भी मुश्किल में डाला। फिर सिर्फ वही नहीं है बल्कि लाहौर हाई कोर्ट के बहुत से जजेस हैं। तो यहाँ क्या सारे के सारे मामलात को आप इस चीज़ से लिंक तो नहीं कर देंगे कि ये पीटीआई को बेनिफिट देने के लिए, बल्कि ओवरऑल ये मुल्क की बेहतरी के लिए भी ज़रूरी है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये तय करना है कि क्या इंतखाबात के मामले पर तहकीकात के लिए भी जो ट्रिब्यूनल्स बन रहे हैं उन ट्रिब्यूनल्स को चलने देना है उसी तरीक़ेकार से, या फिर उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कोई ना कोई इलेक्शन कमीशन का साथ देकर रास्ता निकालना है। और इसके अलावा एक सबसे बड़ी हकीकत जो इस तमाम तर केस के अंदर छुपी है वो ये भी है कि जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने उस दिन जब ट्रिब्यूनल्स वाला केस पेंडिंग था तो हमने ये बात की थी, आज दोबारा कर रही हूँ कि अगर एक हल्का भी इस टाइम पर फॉर्म 45 के मामले पर खुल जाता है कि इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 47 जारी करते हुए फॉर्म 45 के अंदर कोई रद्दोबदल किया है, तो फिर उससे पूरे का पूरा इलेक्शन मुतनाज़ होने का खदशा होगा। तो क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अब इलेक्शन कमीशन को तहफ़्फ़ुज़ देकर इस तमाम तर इल्ज़ामात को, या जो अब तक तासुर बना है कि सुप्रीम कोर्ट इस तमाम तर जो इंतखाबी धांधली है उसमें कॉम्प्लिसिट थी, इस तासुर को तक़वियत देगी या फिर इसकी नफ़ी करेगी? ये अब हमने आइंदा हफ्ता देखना है। लेकिन बहरहाल फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त को मुकर्रर करके अभी तक तो यही साबित कर रही है सुप्रीम कोर्ट के वो इलेक्शन कमीशन के तमाम तर मामलात में उनके साथ है। आइंदा हफ्ते इस केस की समाअत होगी, तब भी देखेंगे कि क्या होता है। लेकिन अब तक के लिए इतना ही था। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।